नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज से हम नाटक विधा पर चर्चा करेंगे। यदि आप नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक और शेयर भी करें। चर्चा प्रारंभ करते हैं। नाटक काव्य की वह विधा है जिसका संबंध रंगमंच और अभिनय से है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य के दृश्य और श्रव्य दो भेद होते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के दो भेद माने, दृश्य और श्रव्य। दृश्य अभिनय होता है और उसमें रूप का आरोप प्रमुख होने से उसे रूपक की संज्ञा दी गई है। भरत मुनि के अनुसार ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीति, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस तत्व लेकर नाट्यवेद नामक पंचम वेद की रचना की। भारतीय नाट्य शास्त्र में रूपक के 10 भेद माने गए हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय नाट्य शास्त्र में रूपक के कितने भेद माने गए हैं, तो भारतीय नाट्य शास्त्र में रूपक के 10 भेद माने गए हैं। इनमें है प्रथम नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समौकार, बीथी, अंक, इहा, मृग। ये जो है भारतीय नाट्य शास्त्र में रूपक के 10 भेद हैं। एक एक करके इनकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। नाटक, यह रूपक का सर्वश्रेष्ठ रूप है। इसमें अभिनय का सर्वोत्कृष्ट रूप समाहित होता है। इसका कथानक पंच संधियुक्त तथा पौराणिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक होता है। इसमें 5 से 10 तक अंक होते हैं। तो नाटक में कितने अंक होते हैं? 5 से 10 तक अंक होते हैं। अगला है प्रकरण। इसकी कथा वस्तु कल्पनाश्रित होती है। इसका नायक नाटक की तुलना में हीन होता है। नायिका कुलवधू, वेश्या या दोनों विशेषताओं से युक्त हो सकती है। अब भाण के बारे में बात कर लेते हैं। भाण, इसमें 1 अंक श्रृंगार रस की प्रधानता और कथा धूर्तों के चरित्र से युक्त होती है। भाण में कितने अंक होते हैं? तो भाण में 1 अंक होता है। अब आगे देख लेते हैं। प्रहसन, भाण से मिलता जुलता हास्य प्रधान नाट्य प्रहसन कहलाता है। इसमें 1 या 2 अंक हो सकते हैं। प्रहसन ये जो है भाण से मिलता जुलता हास्य प्रधान नाट्य प्रहसन कहलाता है। अब डिम के बारे में बात कर लेते हैं। डिम, इसकी कथा माया या इंद्रजाल आदि से संबंधित होती है। रौद्र रस का परिपाक होता है और इसमें 4 अंक होते हैं। तो डिम में कितने अंक होते हैं? डिम में 4 अंक होते हैं। रौद्र रस का इसमें परिपाक होता है। व्यायोग, इसमें 1 ही अंक में इतिहास प्रसिद्ध कथावस्तु का निर्वहन किया जाता है। इसमें 1 ही अंक में इतिहास प्रसिद्ध कथावस्तु का निर्वाह किया जाता है। नायिकाओं की योजना प्रायः नहीं होती है। तो हमने नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग पर बात कर ली। अब आगे बात करते हैं समौकार पर। समौकार, इसमें देव दैत्य संबंधी पौराणिक कथानक का 3 अंकों में प्रतिपादन किया जाता है। बीथी, इसमें अधिकतर 2 पात्र होते हैं। नायक श्रृंगार प्रिय होता है, अतः श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। इसमें 1 अंक होता है। और अब लास्ट में अंक की बात कर लेते हैं। इसका नायक गुणी और आख्यान प्रसिद्ध होता है। करुण रस की प्रधानता तथा 1 ही अंक में खेल दिखाया जाता है। अंतिम है इहा मृग। इहा मृग, इसमें 4 अंक होते हैं। इसमें कथावस्तु मिश्रित, कुछ ऐतिहासिक और कुछ कल्पित होती है। इहा मृग में कथावस्तु मिश्रित होती है, कुछ ऐतिहासिक और कुछ कल्पित होती है। इस प्रकार हमने रूपक के 10 भेदों पर चर्चा कर ली। भारतीय नाट्य शास्त्र में रूपक के 10 भेद हैं।
जिनमें हमने चर्चा की नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समावकार, वीथी, अंक, यह मृग। ये हमने रूपक के 10 भेद देख लिए हैं। अब आगे चर्चा करते हैं। भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक के 3 तत्व माने गए हैं और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में नाटक के 6 तत्व माने गए हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक के कितने तत्व माने गए हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक के 3 तत्व माने गए हैं और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में नाटक के 6 तत्व माने गए हैं। अब देख लेते हैं भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक के तत्व। इनमें 3 तत्व हैं, वस्तु, नेता और रस। और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में नाटक के 6 तत्व हैं, वस्तु, पात्र, कथोपकथन, देशकाल, उद्देश्य, शैली। इस प्रकार हमने नाटक के तत्व देख लिए, भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक के तत्व और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में नाटक के तत्व। अब हम देखते हैं आगे फल प्राप्ति की दृष्टि से कथानक के भेद। फल प्राप्ति की दृष्टि से कथानक के 2 भेद हैं, एक है आधिकारिक कथा, दूसरा है प्रासंगिक कथा। आधिकारिक कथा वस्तु वह है जो नाटक के अधिकारी, नायक या प्रधान पात्र से संबंधित होती है और विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए नाटक के प्रारंभ से अंत तक चलती है। आधिकारिक कथा वस्तु जो है वो नाटक के प्रारंभ से अंत तक चलती है और प्रासंगिक कथा वस्तु वह है जो नाटक के अन्य पात्रों से संबंध होती है और नाटक की मुख्य कथा के विकास में सहायक होती है। प्रासंगिक कथा वस्तु जो होती है वो मुख्य कथा के विकास में सहायक होती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रासंगिक कथा वस्तु के भेद। तो प्रासंगिक कथा वस्तु के 2 भेद होते हैं, एक होता है पताका और दूसरा होता है प्रकरी। अब पताका और प्रकरी के बारे में बात कर लेते हैं। पताका ऐसी प्रासंगिक कथा है जो आधिकारिक कथा वस्तु के समानांतर प्रारंभ से अंत तक चलती है और प्रकरी ऐसी प्रासंगिक कथा है जो बीच बीच में प्रसंगवश प्रयुक्त होती है। तो हमने पताका और प्रकरी के बारे में जान लिया, जो कि पताका आधिकारिक कथा वस्तु के समानांतर प्रारंभ से अंत तक चलती है, प्रकरी बीच बीच में प्रसंगवश प्रयुक्त होती है। ठीक है, अब जो है हम आगे की चर्चा करते हैं। हमने फल प्राप्ति की दृष्टि से कथानक के भेद देखे, आधिकारिक कथानक और प्रासंगिक कथानक। और प्रासंगिक कथानक में भी देखा हमने पताका और प्रकरी। अब हम आगे बात करते हैं अभिनय की दृष्टि से कथाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अभिनय की दृष्टि से कथाएं 2 प्रकार की होती हैं, दृश्य और सूच्य। कथा वस्तु का जो अंश रंगमंच पर अभिनीत होता है उसे दृश्य कहते हैं। नाटक के अनावश्यक विस्तार के भय से अथवा साधनों की दुर्बलता से जिन दृश्यों को रंगमंच पर दिखाया नहीं जा सकता है उनकी सूचना भर दे दी जाती है, वह अंश कथा का सूच्य कहलाता है। इस प्रकार हमने जान लिया कि दृश्य क्या होता है और सूच्य क्या होता है। अभिनय की दृष्टि से कथाएं 2 प्रकार की होती हैं, दृश्य और सूच्य। इनकी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अब आगे देख लेते हैं। सूच्य वस्तु की सूचना देने वाले को अर्थोपक्षेपक कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विषकंभक, नंबर 2 प्रवेशक, नंबर 3 चूलिका। तो विषकंभक पर बात कर लेते हैं। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला विषकंभक कहलाता है। प्रवेशक, इसके द्वारा सूचना विषकंभक की भांति दी जाती है, किंतु इसके सूचक पात्र अधम श्रेणी के होते हैं। चूलिका, पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहा जाता है। तो हमने विषकंभक, प्रवेशक और चूलिका पर चर्चा कर ली।
अब अर्थोपक्षेपक के अगले प्रकार पर चर्चा करते हैं। अगला प्रकार है अंकास्य। यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अगला अंक प्रारंभ होने का संकेत हो, उसे अंकास्य कहते हैं। पांचवा प्रकार है अंकावतार, जहाँ प्रथम अंक की वस्तु का विच्छेद किए बिना दूसरे अंक की वस्तु आरंभ हो, वहाँ अंकावतार होता है। तो हमने अर्थोपक्षेपक के 5 प्रकार देख लिए, जिनमें प्रथम है विस्कंभक, द्वितीय है प्रवेशक, तृतीय है चूलिका और चतुर्थ है अंकास्य, पांचवा है अंकावतार। अब आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। नाट्य प्रयोग के आधार पर कथा के 3 भेद हैं, सर्वश्राव्य, अश्राव्य और नियत श्राव्य। तो यदि आपसे पूछा जाए नाट्य प्रयोग के आधार पर कथा के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं नाट्य प्रयोग के आधार पर कथा के 3 भेद होते हैं, सर्वश्राव्य, अश्राव्य, नियत श्राव्य। अब हम एक एक पर चर्चा कर लेते हैं। वह कथांश जो सबके अर्थात दर्शकों एवं अभिनेताओं के सुनने योग्य होता है, उसे सर्वश्राव्य कहा जाता है। वह कथांश जिसे कोई पात्र स्वयं इस ढंग से कहता है जिसे कोई दूसरा पात्र न सुन सके, अश्राव्य या स्वगत कहते हैं। वह कथांश जिसे रंगमंच के कुछ चुने हुए पात्र ही सुन सकें, सब नहीं, उसे नियत श्राव्य कहते हैं। तो इस प्रकार हमने सर्वश्राव्य, अश्राव्य और नियत श्राव्य देख लिया। तो इस प्रकार कथा का वह अंश जो दर्शकों एवं अभिनेताओं दोनों के सुनने योग्य होता है, वह सर्वश्राव्य कहलाता है। और कथा का वह अंश जो कोई पात्र स्वयं इस ढंग से कहता है जिसे कोई दूसरा पात्र न सुन सके, अश्राव्य या स्वगत कहते हैं। और दूसरा आता है नियत श्राव्य। इसमें क्या होता है कि कथांश का वह भाग है जिसमें कुछ चुने हुए पात्र ही इसे सुन सकते हैं। तो नियत श्राव्य कथांश का वह भाग है जिसे रंगमंच के कुछ चुने हुए पात्र ही सुन सकते हैं। तो हमने सर्वश्राव्य, नियत श्राव्य, अश्राव्य पर चर्चा कर ली। अब आगे देखते हैं लोक वृत्त की दृष्टि से कथानक के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर लोक वृत्त की दृष्टि से कथानक के 3 प्रकार हैं। प्रथम है प्रख्यात, द्वितीय है उत्पाद, तृतीय है मिश्र। तो अब एक एक पर चर्चा करते हैं। प्रख्यात इतिहास, पुराण आदि से संबंधित या लोक प्रसिद्ध घटना से ली गई कथा प्रख्यात कहलाती है। और उत्पाद्य कवि कल्पना प्रसूत कथा उत्पाद्य कहलाती है। मिश्र जिस कथा में इतिहास पुराण का आधार तो लिया जाता है किंतु रूपककार उसे अपनी उर्वर कल्पना के बल पर अभीष्ट रूप देता है, उसे मिश्र कहते हैं। तो हमने देख लिया लोकवृत्त के आधार पर कथानक के 3 प्रकार हैं, एक है प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। अब आगे देखते हैं। कथा विन्यास के 3 आधार हैं, कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति और संधि। तो कार्यावस्था कार्य की सिद्धि के लिए नायक की मानसिक दशा को ध्यान में रखते हुए समस्त कथानक के विकास को 5 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहली अवस्था है प्रारंभ, कथानक का आरंभिक भाग जिसमें नायक की इच्छा या मुख्य उद्देश्य का पता चलता है। दूसरा है प्रयत्न, इसमें नायक के उद्देश्य में विघ्न बाधाओं एवं उनके समाहार के निमित्त किए गए प्रयत्नों का चित्रण होता है। तीसरा है प्रत्याशा, इस अवस्था में नायक का उत्कर्ष होने लगता है, उसके मार्ग की कठिनाइयाँ दूर होने लगती हैं और उसे फल प्राप्ति की आशा होने लगती है। चौथी अवस्था है नियताप्ति, यह वह अवस्था है जब रुकावटों के दूर होने से नायक को फल प्राप्ति का निश्चय हो जाता है। पांचवी अवस्था है फलागम, इसमें नायक को फल प्राप्ति हो जाती है। तो फलागम में क्या होता है, नायक को फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देख लिया 5 अवस्थाएं, प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। इस प्रकार हमने कथा विन्यास के 3 आधारों में से एक पर चर्चा कर ली, कार्यावस्था पर हमने चर्चा कर ली। अब हम अर्थ प्रकृति पर चर्चा करते हैं। नाटक में फल रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली अनेक अवान्तर घटनाएं अर्थ प्रकृतियां कहलाती हैं। अर्थ प्रकृतियों की संख्या 5 है। बीज बिंदु, पताका, प्रकरी,
कार्य। तो हम एक एक पर चर्चा कर लेते हैं। बीज, फल के प्रथम हेतु को बीज कहते हैं। बिंदु, अवान्तर कथा के विच्छिन्न होने पर जो घटना उसे प्रधान कथा के साथ जोड़ने वाली होती है उसे बिंदु कहते हैं। तो हमने बीज और बिंदु पर बात कर ली। अर्थ प्रकृतियों के प्रकार में अर्थ प्रकृतियाँ 5 प्रकार की होती हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। अब हम आगे अगला प्रकार देख लेते हैं। पताका, मूल कथानक को फलोन्मुख करने में योग देने वाली बड़ी प्रासंगिक कथाएं जो अंत तक चलती रहती हैं उसे पताका कहते हैं। प्रकृति, ऐसी छोटी छोटी कथाएं जो अवसर विशेष पर आकर और मुख्य कथा की सहायता करके समाप्त हो जाती हैं उन्हें प्रकृति कहते हैं। उन्हें पताका और प्रकृति देख लिया। अब आगे कार्य पर चर्चा कर लेते हैं। कार्य, वह साध्य जिसकी सिद्धि के लिए नाटक में सारी सामग्री एकत्र की जाती है कार्य कहलाता है। तो इस प्रकार हमने अर्थ प्रकृतियों के 5 भेद देख लिए। 5 भेद कौन कौन से हैं? प्रथम है बीज, द्वितीय है बिंदु, तीसरा है पताका, चतुर्थ है प्रकृति और पांचवा है कार्य। हमने कथा विन्यास के 3 आधार पढ़े थे, जिनमें था प्रथम कार्यावस्था, द्वितीय था अर्थ प्रकृति और तृतीय था संधि। तो हमने कार्यावस्था और अर्थ प्रकृति पर बात कर ली है। अब आगे चर्चा करते हैं संधि पर। एक प्रयोजन से संबंधित कथा वस्तु को दूसरे प्रयोजन से संबंधित कथा वस्तु के अंश से संबद्ध करने की कला को संधि कहते हैं। तो हमने जान लिया संधि क्या होती है। संधि के 5 भेद होते हैं, यानी कि संधि के 5 रूप हैं: मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहण। तो संधि के 5 भेद हैं: मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहण। ठीक, अब आगे चर्चा करते हैं। भारतीय आचार्यों ने नायक के 4 प्रकार बताए हैं: धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोधत्त। तो धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोधत्त, ये जो है भारतीय आचार्यों ने नायक के 4 प्रकार बताए हैं। ये आप लोग याद कर लेना। यदि आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे चर्चा करते हैं। कथा वस्तु के विकास के 5 सोपान हैं। कथा वस्तु के विकास के कितने सोपान हैं? 5। प्रस्तावना, कार्य विकास, संघर्ष की चरम सीमा, नियति, समाप्ति। तो प्रस्तावना, कार्य विकास, संघर्ष की चरम सीमा, नियति, समाप्ति, ये कथा वस्तु के विकास के 5 सोपान हैं। इन्हें आप लोग ध्यान से याद कर लेना कायदे से। अब आगे देखते हैं। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में बहुचर्चित संकलन त्रय के निर्वाह का सिद्धांत भी कथानक के विकास में महत्वपूर्ण है। संकलन त्रय के अंतर्गत कार्य संकलन, स्थान संकलन और समय संकलन की एकता का सिद्धांत है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि संकलन त्रय के अंतर्गत नहीं है कार्य संकलन, स्थान संकलन, समय संकलन, और एक कोई अन्य ऑप्शन दिया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि संकलन त्रय के अंतर्गत कार्य संकलन, स्थान संकलन और समय संकलन की एकता का सिद्धांत है। अब आगे देख लेते हैं। पाश्चात्य विचारकों के अनुसार नाटकीय संवाद कथोपकथन में 8 विशेषताओं का होना आवश्यक है। ये 8 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? 8 विशेषताएं हैं। इनमें पहला है देश काल और वातावरण की अनुकूलता, द्वितीय है पात्र की रुचि, योग्यता, मना स्थिति और अवस्था का अभिव्यंजक होना, तीसरा है संक्षिप्तता, चौथा है वाग्विदग्धता, पांचवा है सरसता और उक्ति वैचित्र्य, छठा है व्यंग्यपूर्णता, सातवां है बोधगम्यता और आठवां है नाटकीयता। तो इस प्रकार हमने पाश्चात्य विचारकों के अनुसार नाटकीय संवाद में 8 विशेषताओं को देख लिया। नाटकीय संवाद की 8 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? देश, काल और वातावरण की अनुकूलता, पात्र की रुचि, योग्यता, मना स्थिति और अवस्था का अभिव्यंजक होना, संक्षिप्तता, वाग्विदग्धता, सरसता और उक्ति वैचित्र्य, व्यंग्यपूर्णता, बोधगम्यता, नाटकीयता। अब हम आगे चर्चा करते हैं। रंगशाला, नाट्य की योजना में प्रभावपूर्ण अभिनय के लिए सुव्यवस्थित अभिनय स्थल को रंगशाला, नाट्य मंडप कहते हैं। तो रंगशाला जो है क्या होता है?
नाट्य की योजना में प्रभावपूर्ण अभिनय के लिए सुव्यवस्थित अभिनय स्थल को रंगशाला कहते हैं। इसका अगला नाम है, दूसरा नाम है नाट्य मंडप। भरत मुनि ने 3 प्रकार के नाट्य मंडपों का उल्लेख किया है। विकृष्ट, चतुरस्र, त्रयस्र। तो भरत मुनि ने 3 प्रकार के नाट्य मंडपों का उल्लेख किया, जिसमें विकृष्ट यानी कि आयताकार, चतुरस्र यानी कि वर्गाकार और त्रयस्र यानी कि त्रिकोणा। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि भरत मुनि ने नाट्य मंडप के कितने प्रकार माने हैं। भरत मुनि ने नाट्य मंडप के कितने प्रकार माने हैं, यानी कि प्रेक्षागृह के कितने प्रकार माने हैं। तो आप लोग बता सकते हैं भरत मुनि ने नाट्य मंडप के 3 प्रकार माने हैं, विकृष्ट, चतुरस्र, त्रयस्र। अब हम इसके आगे बात करते हैं। रंग मंडप मुख्यतः 2 भागों में विभाजित होता है। एक भाग पर नाटक अभिनीत होता है और दूसरे भाग में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होती है। रंग मंडप 2 भागों में विभाजित होता है। एक भाग पर नाटक अभिनीत होता है और दूसरे भाग पर में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होती है। जिस भाग पर कलाकारों द्वारा नाट्य अभिनय किया जाता है उसे रंगमंच कहते हैं। रंगमंच के 3 प्रभाग होते हैं, रंगपीठ, रंगशीर्ष और नेपथ्य। रंगपीठ रंगमंच का अग्रभाग होता है, जहां आधिकारिक नाटकीय घटनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। तो रंगपीठ जो है ये रंगमंच का अग्रभाग होता है, जहां आधिकारिक नाटकीय घटनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। तो हमने रंगमंच के 3 प्रभाग देखे और रंगमंच के 3 प्रभाग हैं रंगपीठ, रंगशीर्ष और नेपथ्य। इन पर हम चर्चा करते हैं। रंगपीठ के पीछे का भाग रंगशीर्ष कहलाता है। यह रंगपीठ से कुछ ऊंचा बनाया जाता है, जिसके पीछे नेपथ्य और उसके 2 द्वारों का विधान है। ये नेपथ्य द्वारा रंगशीर्ष पर खुलते हैं। रंगशीर्ष के पीछे का अदृश्य भाग नेपथ्य कहलाता है। तो ये थी नाटक विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आप लोगों से शेयर की। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।